गाइस आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे यहाँ पर दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस है उसे एग्जाम देना है और सेकंड सेंटेंस है उसे एग्जाम देना है। दोनों सेंटेंस तो हमारा सेम है, तो इसमें फर्क क्या है? लेकिन दोनों सेंटेंस सेम होने के बावजूद हम इसे अलग तरीके से बनाते हैं। पहला सेंटेंस उसे एग्जाम देना है तो हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे ही इज टू गिव द एग्जाम। ही इज टू गिव द एग्जाम, उसे एग्जाम देना है, ही इज टू गिव द एग्जाम। अब सेकेंड सेंटेंस अगर हम बनाएंगे तो हम बनाएंगे ही हैज टू गिव द एग्जाम। ही हैज टू गिव द एग्जाम। अब ये दोनों सेंटेंस तो हमारा सेम था, ये भी था उसे एग्जाम देना है और सेकंड सेंटेंस भी था उसे एग्जाम देना है। बट जब उसकी इंग्लिश ट्रांसलेट हम लोग किए तो दोनों अलग कैसे हो गया? यहाँ पे हम लोगों ने इज का यूज किया और यहाँ पे हैज का यूज हो गया। हम लोगों ने इंग्लिश में तो काफी चेंज कर दिया, लेकिन हिंदी वाले सेंटेंस बिल्कुल सेम रहे, लेकिन दोनों का सेंस अलग निकलता है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में इज के साथ टू का अगर यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। अगर आप हैज के साथ टू का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग अलग होता है। प्रेजेंट में हम इज एम आर का यूज करते हैं, पास्ट में हम वॉज वर का यूज करते हैं। अगर आप अपने सेंटेंस में इज, एम, आर या फिर पास्ट के लिए आप वॉज वर का भी यूज कर सकते हैं, वॉज वर। उसके साथ अगर आप टू का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है काम पहले से निश्चित है। इज, एम, आर के साथ वॉज वर प्लस टू का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कोई काम, अगर आप इज, एम, आर, वॉज वर के साथ टू का यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है कोई काम पहले से निश्चित है। जो आप काम करना चाहते हो, जैसे उसे एग्जाम देना है, हमारे ये पहला सेंटेंस था उसे एग्जाम देना है, तो यहाँ पे हम ही इज टू गिव द एग्जाम बोले, मतलब एग्जाम देना पहले से ही निश्चित है। पहले एग्जाम का डेट निकला होगा, 1 वीक 1 मंथ पहले एग्जाम का डेट निकल गया होगा और उसे एग्जाम देना है, निश्चित है। पहले से सारे डेट, सारे शेड्यूल्स, एग्जाम में जितने भी प्रोसेस होते हैं सारे फिक्स है, निश्चित है। उसमें हम इज, एम, आर, वॉज वर प्लस टू का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में हैज, हैव या फिर पास्ट के लिए हैड प्लस उसमें अगर टू का यूज करते हैं तो उसका मीनिंग होता है कोई काम करना तो है बट वो निश्चित नहीं है। काम करना है, काम करना है, आपको वो काम करना है, बट क्या है, वो पहले से निश्चित नहीं है, पर निश्चित नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपको हैज, हैव के साथ अगर आप टू का यूज करते हैं या फिर हैड के साथ टू का यूज करते हैं तो काम तो आपको करना है वो, बट वो काम आपका निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर हम हैज के साथ टू का यूज किए, एग्जाम देना है, ये तो आपका काम, एग्जाम देने का काम तो आपको करना है, बट ये निश्चित नहीं है क्योंकि अभी एग्जाम का डेट निकला नहीं है। मान लो आपका एग्जाम का डेट अभी निकला नहीं है, तो ऐसे आपको पहचाननी है। अगर आप इस इज, एम, आर, वॉज वर के साथ टू का यूज करते हैं तो कोई काम निश्चित रहता है, आपको वो काम करना ही है। लेकिन अगर आप हैज, हैव, हैड के साथ टू का यूज करते हैं तो काम करना है बट वो निश्चित नहीं होता है। चलिए और सेंटेंस बना के देखते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे कि हम अगर प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज, एम, आर और पास्ट के लिए वॉज वर का यूज करेंगे, किसके साथ? टू के साथ यूज करेंगे। और इसका हिंदी मीनिंग होता है नॉर्मली तौर पर कोई काम करना है या फिर करना था, नॉर्मली तौर पर ये निश्चित है। जैसे मुझे देखनी है, नॉर्मली तौर पे हम बोले तो मुझे देखनी है, ये निश्चित है, मुझे देखना है। तो इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम कोई भी सेंटेंस को बनाने से पहले उसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगानी होती है। अगर आप पास्ट प्रेजेंट की बात करें तो उसमें इज, एम, आर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। आपको ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए पूरे सेंटेंस को बनाना है। तो मुझे देखनी है, मुझे के लिए सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? आई, मैं हो जाऊंगी आई। उसके बाद आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? आई के साथ एम लगता है, आई एम। उसके बाद क्या लगाना है आपको? टू का यूज करना है, टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देखनी, देखना का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? आप सी का भी यूज कर सकते हो, वॉच का भी यूज कर सकते हो, तो हम यहाँ पर वॉच का यूज कर रहे हैं। वॉच हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो मुझे देखनी है, आई एम टू वॉच।
या फिर हम बोले मुझे मूवी देखनी है तो आई एम टू वॉच, यहाँ पे आप मूवी को मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। मुझे मूवी देखनी है, आई एम टू वॉच मूवी। उसी तरह से उसे एग्जाम देना है, अभी मैंने आपको ये बताया था ना, उसे एग्जाम देना है, ये निश्चित है, ये काम करना निश्चित है। मान लो आप मेरे घर आए और मुझे बोले कि चलो बाहर खेलने चलते हैं। अब मम्मी ने मुझे बाहर जाते हुए देख लिया तो मम्मी आपसे बोल रही है कि इसका एग्जाम है कल और इसे एग्जाम देना है, निश्चित है, एग्जाम का डेट आ गया तो इसे एग्जाम देना है, तो ये बाहर खेलने नहीं जाएगी। मेरी मम्मी बोलेगी यदि कि कोई काम पहले से निश्चित है तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर के साथ टू का यूज करेंगे, उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, यानी कि कोई काम पहले से निश्चित है। तो हम बोलेंगे उसे एग्जाम देना है तो इसका क्या हम बनाएंगे, ही। या फिर आप लड़की की बात करें, उसे एग्जाम देनी है तो हम यहाँ पर सी का यूज करेंगे, सी इज टू गिव द एग्जाम, सी इज टू गिव द एग्जाम, उसे एग्जाम देनी है। अगर हम बोले तुम्हें मेज साफ करनी है, पहले से निश्चित है, तुम्हारा काम डिसाइड हो गया था कि तुम्हें ही मेज साफ करना है, तो तुम्हारा काम पहले से ही निश्चित है, तुम्हें मेज साफ करनी है। तो इसका आंसर ना आपको करना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको इज एम आर के साथ टू का यूज कैसे करना है आपको समझ में आ गया। आपको कुछ नहीं करना, बस इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। पहले सब्जेक्ट यूज करना है, देन इज एम आर का यूज कीजिएगा, देन टू का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स अगर आपका बचता है तो, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस को आपको फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है उसे वो करना था। अब यहाँ पास्ट की हम बात कर रहे हैं ना, हम बोले उसे वो करना था, मतलब पास्ट में कोई काम पहले से निश्चित था, तो हम बोलेंगे उसे वो करना था। तो उससे के लिए क्या यूज होगा, हम किसी बॉय की बात करेंगे तो ही का यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, उसके बाद वॉज या फिर वर, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर का यूज होता है। ये तो आपको पता होगा वॉज किसके साथ यूज होता है, वर किसके साथ यूज होता है, तो वॉज वर का यूज कीजिएगा, देन आपको टू का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स आपको यूज करना है, ठीक है। ये हो गया, जैसे उसे वो करना था, पास्ट में उसे वो करना था तो ही के साथ वॉज लगता है, ही वॉज टू डू दैट, ही वॉज टू डू दैट, उसे वो करना था। उसी तरह से तुम्हें मेज साफ करनी थी, पास्ट में तुम्हारा काम डिसाइड हो गया था, ये काम निश्चित था, तुम्हें पास्ट में मेज साफ करनी थी, तो हम बोलेंगे यू के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है ना, वर लगता है, यू के साथ वर लगता है, यू वर टू, वर के बाद हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद टू लगाना है, टू लगा दिए। उसके बाद साफ करने की इंग्लिश क्या होती है, क्लीन होते हैं, क्लीन का फर्स्ट फॉर्म तो क्लीन ही होता है, क्लीन द टेबल। तो हम बोलेंगे यू वर टू क्लीन द टेबल, तुम्हें मेज साफ करनी थी। तो यहाँ पे क्या था, जब आपका कोई काम पहले से निश्चित होता है, अगर आप प्रेजेंट की बात करते हो तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन आपको इज एम आर में से किसी का यूज करना है, वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा, देन आपको टू का यूज करना है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट आपको अदर वर्ड्स। अगर आपके बचते हैं तो, नहीं बचते तो कोई बात नहीं। अगर आपको पास्ट में कोई काम करना था, पहले से निश्चित था, तो हम बोलेंगे सब्जेक्ट देन वॉज वर आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड्स। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब तुम्हें मेज साफ करनी है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करना है। ये तो हम लोगों ने देख लिया कि कोई काम पहले से निश्चित था तो उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या था कि कोई काम करना है बट वो निश्चित नहीं है, तो इसका कैसे हम सेंटेंस बनाएंगे। हैज आपका यूज करेंगे हमारा प्रेजेंट के लिए, और हैड का यूज कब होता है, हमारा पास्ट के लिए हैड का यूज होता है। और उसके साथ अगर टू का यूज कर देते हैं तो प्रेजेंट में कोई काम करना है और पास्ट में कोई काम करना पड़ा, निश्चित नहीं है लेकिन, जैसे उसे एग्जाम देना है, उसे एग्जाम देना है, ये पढ़ाई कर रहा तो उसे एग्जाम तो देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम का डेट अभी फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है कि वो एग्जाम कब देगा, तो हम क्या यूज करेंगे, हैज आपका यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इसका आंसर तो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता दी थी, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। नेक्स्ट है उसे पढ़ना है, उसे पढ़ना है, उसे हमारा सब्जेक्ट है, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, देन हैज, हैज में से या हैव कोई भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट अदर वर्ड। सारे स्ट्रक्चर सेम होते हैं, बस आपके हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाते हैं, वो आपके काम के अकॉर्डिंग कि आप सेंटेंस कैसे बोल रहे हो, कौन सी उसमें किस तरह की क्रिया हो रही है। तो उसे पढ़ना है, उसे के लिए हम ही का यूज करेंगे, किसी बॉय की बात करेंगे, ही के बाद ही के साथ क्या लगता है, हैज ना हैव लगता है, हैज लगता है, ही हैज टू स्टडी, पढ़ने के लिए क्या यूज होता है,
स्टडी यूज होता है और टू तो हमें लगाना था, ये हमारा स्ट्रक्चर था। तो बोलेंगे ही हैज टू स्टडी, उसे पढ़ना है, या फिर उसे इंग्लिश पढ़ना है, ही हैज टू स्टडी इंग्लिश। ठीक है, इस तरह से आप बोल सकते हो। हमें फिल्म देखनी है, मतलब देखना है लेकिन कोई निश्चित नहीं है कि कब देखना है, लेकिन हमें फिल्म देखनी है। हम हमें के लिए वी यूज करेंगे। वी के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। हैज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है और द सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होता है। वी हैव टू वॉच, यहाँ पर देखने के लिए वॉच का यूज किए। वी हैव टू वॉच मूवी, यहाँ फिल्म देखने की बात करें, मूवी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वी हैव टू वॉच मूवी, हमें फिल्म देखनी है। नेक्स्ट, उसे जाना पड़ा, पड़ा वाला सेंस बोलिए, यानी कि पास्ट वाला हो गया। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपका हैड का यूज कीजिएगा, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज होगा, देन टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अदर वर्ड्स। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं हम सेंटेंस को बनाएंगे। सबसे पहले मुझे, हमारा सब्जेक्ट है तो हम बोलेंगे आई, देन आई के साथ हैड लगेगा, हैड के बाद हमें टू का यूज करना है, देन जाने का फर्स्ट फॉर्म गो। आई हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, आई हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, हमें जाना पड़ा, वी हैड टू गो, उन्हें जाना पड़ा, दे हैड टू गो। इस तरह से सेंटेंस सब्जेक्ट को चेंज कर करके अब बहुत सारे सेंटेंस खुद से फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उसे खेलना पड़ा, ये काम करना है लेकिन कोई निश्चित नहीं है पास्ट में, उसे खेलना पड़ा या फिर खेलना था तो हम बोलेंगे ही के साथ हैड का यूज करेंगे, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ा। तो इस तरह से आप हैज, हैव और हैड के साथ टू का यूज कर सकते हैं। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आ गए। गाइस, अब आपको सारे स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर मैं रिसेंट में न्यू टेलीग्राम चैनल खोल रखी हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे क्लिक करके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी मैं इस वीडियो में पढ़ा रही हूँ, आपको सभी के PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मैंने यहाँ पर हिंदी वाले सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखी हूँ, बट आप टेलीग्राम चैनल पे जब PDF में जाओगे तो वहाँ पर आपको इंग्लिश वाले सेंटेंसेस नहीं मिलेंगे, आपको उसे खुद से सॉल्व करना होगा। और आप उसे खुद से सॉल्व कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। और आप किस तरह से ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप सारे पहले कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, जो मैं यहाँ पर समझा रही हूँ आप अच्छे से समझ जाइए। फिर PDF को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, देन उसमें जो भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उसे ट्रांसलेट करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप शॉर्ट वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है तो मैंने आप लोगों के लिए इंस्टाग्राम चैनल भी खोल रखी हूँ, जिस पे आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं और अपनी इंग्लिश वोकैबुलरी, इंग्लिश ग्रामर को काफ़ी इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे जरूर क्लिक करें और इंस्टाग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हमारा यूज है, अगर हम इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज कर देते हैं तो हमारे हिंदी वाले सेंस होते हैं किया जा रहा था। गाइस, आज के इस वीडियो में हम क्या सीखने वाले? आज के इस वीडियो में सीखने वाले बी, बीन और बीइंग के यूजेस। हम तो यही सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ इजी कॉन्सेप्ट को कवर किया। अब हम आते हैं मेन कॉन्सेप्ट में। किसी भी सेंटेंस में बी का यूज करने से क्या होता है, बीन का यूज करने से क्या होता है और बीइंग का यूज करने से क्या होता है, आज के इस वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताती हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे बी के यूजेस। किसी भी सेंटेंस में बी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर मैं बी लिख दे रही हूँ। बी का मतलब होता है होना। बी का मतलब होता है, टू बी का मतलब क्या होता है? होना। जैसे कि आप कोई सेंटेंस लिखते हो, जैसे मैंने लिखा यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी ऑनेस्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन शुड का यूज करना होता है, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। यही तो आपको यूज करना होता है। तो यहाँ पे यू हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। शुड हमारा लगाना था, हमने शुड लगा दिया। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है? बी हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि यहाँ पे जो आप बी देख रहे हैं ना, ये एक तरह से वर्ब है, क्रिया है। किसी भी सेंटेंस में ये जो काम हो रहा है ना, क्रिया है। जैसे कि आप यू शुड बी ऑनेस्ट, आपको ईमानदार होना चाहिए, तो होना वाला सेंस आ रहा ना, तो आपको जहां भी होना वाला सेंस आएगा वहां बी का यूज करना है। जैसे यू मे बी देयर, आप वहां हो। यू मे बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो सकते हो। यू कुड बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार हो सकते थे। यू माइट बी ऑनेस्ट, आप शायद ईमानदार होंगे। यू वुड बी ऑनेस्ट, आप ईमानदार होंगे। इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं बी का यूज करके। एक तो होने के सेंस में हम बी का यूज करते हैं, एंड देन सेकेंड बी का यूज होता है, ये हमारा फर्स्ट यूज है, ठीक है।
अब हम सेकंड यूजेस की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड यूजेस होता है जहां पे आपका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज करना होता है, देन आपका जो मॉडल्स होते हैं, जो भी मॉडल वर्ब हो वो मॉडल वर्ब यूज करना होता है, देन आपको बी यूज करना होता है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट। अब जब भी कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमारे कौन से सेंटेंसेस हो जाते हैं, वो हमारे पेसिव वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं। जो भी अगर ऑब्जेक्ट से आपका कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो पेसिव वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते होंगे ना, यह काम किया जा सकता है, रोहन को दिल्ली भेजा जा सकता है, फूल तोड़े जाने चाहिए, बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो ऐसे वाले सेंटेंस में मॉडल वर्ब के साथ बी का तो यूज होता है, लेकिन उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं तो वो पेसिव वाला सेंटेंस हो जाता है। तो बी के दो यूजेस है, पहला होने के सेंस में और दूसरा पेसिव वाले सेंटेंसेस में। पेसिव वाले सेंटेंस जैसे कैन के साथ अगर बी का यूज कर देते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, पेसिव वाले सेंटेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आप कैन बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज देखें तो आप समझ जाए कि वो पेसिव वाले सेंटेंसेस है। तो बी के दो यूजेस हमें समझ में आ गए, होने के सेंस में और दूसरा पेसिव वाले सेंटेंसेस में। चलिए अब हम बीइंग के यूजेस को देखते हैं। जैसे अगर इज ए मार वॉज वर्ब के साथ आप बीइंग का यूज कर देते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है किया जा रहा है या किया जा रहा था। प्रेजेंट के लिए इज ए मार के साथ आपको बीइंग का यूज करना है, पास्ट के लिए वॉज वर्ब के साथ बीइंग का यूज करना है। जैसे कि उसे पीटा जा रहा है, आपका पेसिव वाले सेंटेंस है ये, उसे पीटा जा रहा है तो किसी के द्वारा तो पीटा जा रहा होगा, आपके द्वारा, हमारे द्वारा, किसी के द्वारा तो उसे पीटा जा रहा है। वो पिटाई खाने का काम कर रहा है लेकिन वो पीट नहीं रहा, उसे पीटा जा रहा है। तो हम बोलेंगे तो किसी के द्वारा कोई काम किया जाएगा तो उसका स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन आपको इज हमारा, अगर प्रेजेंट की बात करें तो आपको इज, एम या फिर आर, तीनों में से किसी एक का यूज करना है, देन आपको बीइंग का यूज करना है, बीइंग आपको सब में लगाना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट आपको अदर वर्ड्स यूज करना है जो आपके बच जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उससे, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट यूज होगा। ठीक है, तो उसे के लिए हम क्या बोलेंगे, ही हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, पेसिव वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में किया जाता है। ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है, ही इज, उसके बाद क्या लगाना है, बीइंग। आप स्ट्रक्चर को ध्यान देते हुए सेंटेंसेस को देखिए, ही इज बीइंग, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, पीटने का काम हो रहा, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, बिटन, बीट का होता है बिटन। ही इज बीइंग बिटन, उसे पीटा जा रहा है मेरे द्वारा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, बाय मी कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो हमारा सब्जेक्ट, ये एक्चुअली हमारा सब्जेक्ट है, तो इसे आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इज बीइंग बिटन भी बोल सकते हैं, इज बीइंग बिटन भाई मी भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इमारत बनाई जा रही है, किसी के द्वारा तो बनाई जा रही है लेकिन सब्जेक्ट का जिक्र नहीं हुआ है, तो हम इमारत के लिए बोलेंगे द बिल्डिंग, द बिल्डिंग, इमारत, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, द बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, इमारत बनाई जा रही है। उसी तरह से दूध बेचा जा रहा था, पास्ट की बात बोल रहे, था आ रहा है यानी कि वाज वर्ब में से कुछ लगाना है, तो दूध बेचा जा रहा था, दूध आप बेच रहे तो आपका जिक्र नहीं किया जा रहा, सिर्फ जो ऑब्जेक्ट है उस पे काम जिस पे हो रहा है सिर्फ उसका जिक्र किया गया है। दूध बेचा जा रहा है तो बोलेंगे द मिल्क वॉज, मिल्क के साथ वॉज, बीइंग का यूज हमें करना है, बीइंग का यूज करेंगे। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड होता है, द मिल्क वॉज बीइंग सोल्ड, यहाँ पर बाय मी भी कर सकते, मेरे द्वारा दूध बेचा जा रहा था, या फिर द मिल्क वॉज बीइंग सोल्ड, दूध बेचा जा रहा था। ठीक है, कमरा साफ किए जा रहे थे, किसी के द्वारा तो कमरा साफ किया जा रहा होगा, तो हम यहाँ बोले कमरा साफ किए जा रहा था, तो हम बोलेंगे द रूम्स। रूम्स हम इसीलिए बोले क्योंकि कमरे की बात की है, एक कमरा नहीं बहुत सारा कमरा है, तो रूम्स के साथ वर लगता है, अगर एक रूम रहता तो वॉज का यूज करते। द रूम्स वर, बीइंग का यूज तो सब में करना है, बीइंग, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, द रूम्स वर बीइंग क्लीन्ड, कमरे साफ किए जा रहे थे। तो इस तरह से आप इज एम आर के साथ बीइंग का यूज करिएगा जब आपको कोई काम किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है और आपका उसमें वो पेसिव वाले सेंटेंस है, तो उसमें आपको इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का उसमें थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है। ठीक है, थर्ड फॉर्म आपको यूज करना है और वॉज वर्ब के साथ भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, खाना बनाया जा रहा था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है इज एम आर के साथ
और वॉज वर्ब के साथ अगर टू बी का यूज करें तो अभी हम लोगों ने देखा था ना टू का यूज कोई काम पहले से निश्चित होता है, तो यहाँ पे हम टू के साथ बी का भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। टू के साथ बी का भी यूज करेंगे तो हमारा होगा किया जाना है या फिर किया जाना था। मतलब ये भी पेसिव वाले सेंटेंस है, कोई काम किसी के द्वारा किया जाना है, निश्चित है कोई काम किसी के द्वारा किया जाना है या फिर कोई काम किसी के द्वारा किया जाना था, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे जूते धोए जाने हैं, किसी के द्वारा तो धोया जाएगा लेकिन जिक्र नहीं हुआ है, हम बोले जूते धोए जाने, सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट यूज करना है, देन प्रेजेंट के लिए आपको इज, एम, आर आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, देन आपको टू बी का यूज करना है, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट आपको सब्जेक्ट यूज करना है या फिर अदर वर्ड्स का भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, जूता है, जूता पे काम हो रहा है ना, तो हम बोलेंगे शूज, जूता के लिए शूज आर, शूज बहुत सारे शूज है इसलिए आर का यूज किए, शूज आर टू बी, धोने के लिए वॉश, वॉश का थर्ड फॉर्म वॉश्ड, शूज आर टू बी वॉश्ड, जूते धोए जाने हैं। नेक्स्ट उसे भेजा जाना है, तो उसे ही की बात कर दी या फिर सी का भी यूज कर सकते हैं अगर लड़की की बात करें तो हम बोलेंगे ही इज, ही के साथ इज लगता है, ही इज टू बी, भेजने के लिए सेंड, सेंड का थर्ड फॉर्म सेंट। गाइज अगर आपको वर्ब में कोई भी डाउट है तो मैंने वर्ब की भी वीडियो बना रखी हूँ, आप उसे जरूर विजिट कर सकते हैं। तो उसे भेजा जाना है, ही इज टू बी सेंट। नेक्स्ट मेज साफ की जानी है, किसी के द्वारा तो की जाएगी, तो मेज साफ की जानी है, इसका आंसर ना आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है तुम्हें बताया जाना था, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जाना था, वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे तुम्हें बताया जाना था बोलेंगे यू, यू के साथ वर का यूज होता है, यू वर टू बी, टेल का थर्ड फॉर्म, बताने के लिए टेल, टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड, यू वर टू बी टोल्ड, तुम्हें बताया जाना था। या फिर हमें पूछा जाना था, किसी के द्वारा पूछा जाएगा तो हमें के लिए वी वर, वी के साथ भी वर लगता है, वॉज से थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, वी वर टू बी, पूछने के लिए आस्क, आस्क का थर्ड फॉर्म आस्क्ड, यू वर टू बी आस्क्ड, उसे पूछा जाना था। तो इस तरह से कोई काम पेसिव वाले सेंटेंस होंगे, किया जाना है उसमें आपको इज एम आर प्लस टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, और कोई काम किया जाना था उसमें वॉज वर टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब है हैज हैव के साथ टू बी का यूज और हैड के साथ टू बी का यूज, ये भी हमारे पेसिव वाले सेंटेंस है। ठीक है, जिसमें टू बी का यूज हो जाता है वो पेसिव वाले सेंटेंस हो जाते हैं। इसमें मस्ट, मस्ट का यूज इसीलिए किए, मतलब जरूर किया जाना है या जरूर किया जाना था, ये हमारा नॉर्मल किया जाना है या किया जाना था, मतलब नॉर्मली तौर पे आपको किया जाना है। लेकिन जब हैज या हैव का यूज आप टू बी के साथ करते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, मतलब आपको अवश्य जरूर वो काम किया जाना है, जरूर। ठीक है, पूरा एकदम इंपॉर्टेंट है वो काम करना। जैसे कि उसे पूछा जाना है, उसे पूछा जाना है, मस्ट, मस्ट यानी कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे पूछना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसे पूछा जाना है तो हम बोलेंगे ही हैज टू बी आस्क्ड, ही हैज टू बी आस्क्ड, उसे पूछा जाना है। उसी तरह से इसे भेजा जाना है, किसी के द्वारा तो भेजा जाएगा, तो हम बोलेंगे इसे, कोई वस्तु होगा तो इट का यूज कर दे रहा है, इट हैज टू बी सेंट, भेजने के लिए सेंट, इट हैज टू बी सेंट। इनको बताया जाना है, इनको बताया जाना है, इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट हमारा है हैड टू बी, हैड टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब कोई काम किया जाना था, मस्ट इंपॉर्टेंट है वो। जैसे राहुल को पकड़ा जाना था, मतलब राहुल भाग रहा है, राहुल को पकड़ा जाना था। आप बोल रहे हो कि राहुल को पकड़ा जाना था, राहुल तो भाग गया, तो राहुल को किसी के द्वारा तो पकड़ा जाना था, तो हम बोलेंगे राहुल हैड टू बी का यूज करेंगे, और कैच, पकड़ने के लिए कैच, कैच का थर्ड फॉर्म कॉट, राहुल हैड टू बी कॉट, राहुल को पकड़ा जाना था। फोन को बेचा जाना था, मतलब फोन खराब हो गया, फोन को बेचा जाना था, तो हम बोलेंगे फोन हैड टू बी, सभी के साथ आपको हैड का यूज करना है। फोन हैड टू बी, बेचने के लिए सेल, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड,
फोन हैड टू बी सोल्ड, फोन को बेचा जाना था। तो इस तरह से प्रेजेंट में कोई काम किया जाना था, जरूरी था, तो उसमें आपको हैज हैव के साथ टू बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। और पास्ट में कोई काम किया जाना था, जरूरी था, तो उसमें हैड टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट, सारे यूजेस हम लोगों ने देख लिए। बीइंग के साथ कैसे यूज करना है वो भी हम लोगों ने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट है वुड बी। वुड बी का मतलब होता है होगा या फिर रहा होगा। देखिए, जब भी आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ बी का यूज कर देते हैं, मतलब उसका मतलब क्या होता है, कोई काम होगा या फिर कोई काम हो रहा होगा। जैसे वह घर पर होगा, आप बोल रहे वह घर पर होगा, तो इसका आंसर मतलब सब्जेक्ट कहाँ होगा, घर पर होगा, तो हम बोलेंगे ही। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट देन वुड बी का आपको यूज करना है। सब्जेक्ट के बाद जस्ट वुड बी का यूज आपको करना है। उसके बाद आपको इसमें कोई वर्ब का यूज नहीं करना है, ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, वर्ब इसमें कोई काम नहीं हो रहा है। और जहां काम होगा, जैसे खेलने का काम हो रहा है, उसमें आपको क्या यूज करना है, सब्जेक्ट, देन आपको वुड बी का यूज करना है, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करना है, एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्यों, क्योंकि रहा होगा वाला सेंटेंस है। वह घर पर होगा, ही वुड बी एट होम। यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा था, इसलिए वर्ब का यूज नहीं किए, ही वुड बी एट होम। पापा ऑफिस में होंगे, पापा ऑफिस में होंगे, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे पापा वुड बी इन द ऑफिस। पापा वुड बी इन द ऑफिस, पापा ऑफिस में होंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, वह खेल रहा होगा। यहाँ पर खेलने का काम हो रहा है, तो हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, बोलेंगे ही वुड बी सभी के साथ यूज करना है। देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्ले का प्लेइंग हो जाएगा, ये वुड बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। उसी तरह से मम्मी खाना बना रही होगी, यहाँ बनाने का काम हो रहा है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। गाइज, जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताई हूँ वो कहीं ना कहीं मॉडल्स भी है और कहीं ना कहीं टेंस भी है, तो आपको मॉडल्स और टेंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप ये सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो आपको अगर मॉडल्स की वीडियो देखनी है तो आप राइट साइड क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको टेंस की वीडियो देखनी है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके टेंस वाली वीडियो देख सकते हैं। और कोई भी डाउट्स हो तो मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, ताकि आप लोगों की तरह और भी स्टूडेंट्स सीख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।